1800। जब ये डेट आई ना, हम पढ़ रहे हैं जितने भी हमारे देश के अंदर गवर्नर जनरल हैं, वायसराय हैं, अंशिका नाम था, वंशिका, अंशिका हिस्ट्री पढ़ी होगी कभी स्कूल टाइम में। हिस्ट्री हम सब ने 8वीं तक तो पढ़ी ही होती है, 8वीं 9वीं 10वीं तक तो हिस्ट्री पढ़ी होती है। उसमें कोई ना कोई चैप्टर इस तरह का आपने जरूर पढ़ा होगा, चाहे आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से रहे हो, कि भारत के अंदर सती प्रथा आई थी। कभी सुना था? मतलब सती प्रथा को खत्म किया गया था। सती प्रथा तो बहुत पुराने टाइम से चल रही थी। सती जो शब्द था ना, सती, सती शब्द का मतलब होता था, आप कह सकते हो पवित्र। सती का मतलब क्या था? पवित्र। तो पवित्र स्त्री के लिए एक शब्द बनाया गया सती प्रथा, कि जब किसी स्त्री के पति की किसी कारणवश क्या हो जाए, डेथ, तो उस स्त्री को सती होना पड़ेगा, यानी कि उसको उसी आग के अंदर कूदना पड़ेगा, उसी आग के अंदर जलना पड़ेगा। आपको नहीं पता होगा, आपने सुना होगा सती प्रथा, बस यही है जो आपने अभी मैंने बताया आपको। लेकिन सती प्रथा दो तरह से थी भारत में। भारत में सती प्रथा दो तरह से ऐसे थी कि किसी भी लेडी को, बहुत ध्यान से सुनना, समझ लो मैं एक सीरियल शेयर कर रहा हूँ, सारी बात याद हो जाएंगी, ठीक है? और ये सारी पेपर की बातें हैं। अगर कभी पूछ लिया जाए सती प्रथा भारत में कितने प्रकार से थी, तो 2 प्रकार से थी, 2 प्रकार से। एक प्रकार तो क्या था, किसी भी स्त्री को अपने पति की मृत्यु के बाद क्या होना था, सती उसी की अग्नि में, जिस चिता में पति जल रहा है उसी चिता में उसको कूदना है, उसी में कूदा दिया जाता था जबरदस्ती समाज के द्वारा। एक तरीका तो ये हो गया। एक दूसरा, उस स्त्री ने प्रण ले लिया है कि मैं आज नहीं, मतलब इस समय नहीं, लेकिन कभी भी किसी भी दिन सती हो सकती हूं। मेरा मतलब समझ रहे हो आप? सेम टाइम पे ना होकर किसी भी दिन उसको सती होना था। मतलब सती तो 100% होना है। पर ये 2 प्रथाएं थी, हमने आज तक एक सुनी है। मोस्टली ज्यादातर हमें क्या पता है कि जो उसमें हमारी एनसीईआरटी की बुक थी तो उसमें भी देखा होगा चिता में कुदाते हुए दिखाया जाता है। तो वो एक ही तरीका बताया गया, वैसे 2 हैं। सती प्रथा के 2 पार्ट थे। क्लियर है मेरी बात भाई? तो ये जो व्यक्ति है ना, कौन? लॉर्ड विलियम बेटिक। जब ये भारत आया तो इसने देखा हमारे देश के अंदर एक भयानक सी प्रथा चली हुई है। और प्रथा क्या? कुप्रथा है। कुप्रथा का मतलब होता समाज के अंदर एक बुराई। तो ये तो बुराई है, किसी जिंदा लेडी को जलाना पड़ रहा है, ठीक है? और भी कुछ रास्ते निकल सकते थे, आज भी निकल रहे हैं। तो इसने जब ये चीज देखी तो इसने एक चीज और यहाँ पे नोटिस की कि राजा राम मोहन राय, भारत के अंदर एक व्यक्ति का नाम क्या था? राजा राम मोहन राय। वो बहुत दिनों से प्रयास में थे इस चीज को खत्म किया जाए। मतलब वो एक समाज सेवक थे, समाज सेवी थे, सोशल वर्कर थे। वो नहीं चाहते थे हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर कुछ इस तरह की चीजें हों, तो इसको धीरे धीरे खत्म करना चाहते थे। बट हमारे यहाँ पर बिना कानून के लोग मानने को तैयार ही नहीं है। जब अगर आपको कहीं भाई हेलमेट लगा के चलना है, आपको कहीं कि रेड लाइट नहीं तोड़नी है, बड़े प्यार से समझाए पुलिस वाले, आप मानने वाले थोड़ी हो। लेकिन जैसे ही बोल दिया कि 5,000 का फाइन भरो, अभी 5,000 का फाइन भरने के बाद दूसरी बार तुम उस रोड पे आओगे ही नहीं, पुलिस को देखते ही कट मारने शुरू करोगे। यानी कि हमारे देश के अंदर बिना नियम कानून के बात बनेगी नहीं। राजा राम मोहन राय के जो तरीके थे वो प्रेम वाले थे तरीके, मतलब सिस्टम बहुत ही आराम से बताने वाला था कि भाई आप ऐसा मत करो, इससे हमारे देश के अंदर बहुत ही गलत गलत वो बातें फैल रही हैं, मतलब लोगों पर गलत असर पड़ रहा है इस चीज़ का। और जो लड़कियां हैं, मान लेते हैं किसी की शादी हुई और शादी के बाद उस लड़की के 1 या 2 साल बाद पति की मृत्यु हो गई, तो उस लड़की की एज ही क्या रही होगी? पहले पता होगा तुम्हें, कम उम्र में शादियां होती थी। और उस लड़की को उसी उम्र में क्या कर दिया गया? सती, जिंदा जला दिया गया। तो ये जो कुप्रथा थी, इसको सुधारने के लिए राजा राम मोहन राय को सपोर्ट किस व्यक्ति ने किया? याद हुई मेरी ये बात? लॉर्ड विलियम बेटिक एक वो व्यक्ति थे जिसने राजा राम मोहन राय की इस बात पर, इस प्रपोजल पर एक तरह से कह सकते हो कानूनी मोहर लगा दी। उन्होंने कानूनी प्रतिबंध लगा दिया कि भाई हमारे देश के अंदर क्या नहीं चलेगा। कैसे? भारत के अंदर, ब्रिटिश भारत के अंदर या भारत के अंदर? ब्रिटिश। जब तक भारत में अंग्रेज थे, जब तक हम आजाद नहीं हुए थे, तो भारत का नाम क्या कहलाता था? ब्रिटिश भारत। ब्रिटिशों ने अपना नाम रखा था, पहले ब्रिटिश फिर भारत। तो ब्रिटिश भारत के अंदर सती प्रथा को रोकने वाला व्यक्ति कौन है? लॉर्ड विलियम बेटिक। क्लियर है भाई मेरी बात? कुछ बातें मैं और बता रहा हूं जो आप नोट करो, जल्दी से नोट करो, इसके लिखने के अलावा भी। विलियम बेटिक के टॉपिक के अंदर ही कुछ बातें आप और लिखेंगे। बोलूं? लिखे, विलियम बेटिक ने शिशु बालिका हत्या को भी गैर कानूनी घोषित किया। शिशु बालिका हत्या को भी
क्या किया? प्रतिबंध किया, मतलब उस पर लगाम लगा दी, उसको बंद कर दिया। सिर्फ हम सती प्रथा रट के जाएंगे ना तो क्वेश्चन कुछ और भी पूछे जा सकते हैं इससे। शिशु बालिका हत्या समझ गए भाई, जो मतलब लड़की का जन्म तक हुआ नहीं है, ठीक है। आजकल भी ये चीजें सुनने में आती हैं आपको कि लड़कियों को जन्म से पहले मार दिया गया, ठीक है। क्योंकि हमारे समाज की भूख क्या थी? लड़के। क्योंकि हमारा समाज था वैदिक सभ्यता का, हमारे समाज के अंदर पुरुष प्रधानता थी। तो पुरुष प्रधानता होने की वजह से हमारे देश के अंदर लड़कियों को बिल्कुल भी मतलब जीने योग्य नहीं समझा गया, बहुत सारी लड़कियां मारी गई, ठीक है, माँ बाप के द्वारा ही। अब एक काम तो इन्होंने क्या किया? सती प्रथा पे रोक लगवाई। दूसरा काम क्या किया? अभी तो बताया, शिशु बालिका मतलब शिशु मतलब छोटा बच्चा, लेकिन छोटा बच्चा कौन? लड़का या लड़की? लड़कियों की हत्या की जाती थी, उस पर भी रोक किसने लगवाई? विलियम बेटिक ने। तीसरा काम 1830 के अंदर इन्होंने, लिखो 1830 के अंदर ठगी प्रथा को समाप्त किया। एक प्रथा थी ठगने की, ठगी प्रथा को भी समाप्त किया। डन भाई। अब इनका जो टाइम पीरियड आप देख रहे हो 1828 से 1835 है। इन बिटवीन एक डेट और आई 1833, कौन सी? 1833। अब उस बात को भी समझो, मकसद ये रखो, याद करना है। मकसद ये मत रखो ज्यादा लिख के गए हम घर, वो एक तसल्ली है, सिर्फ सेटिस्फैक्शन है। तो देखो इस डेट के बीच में ही पहले सारी बात याद करा देता हूं। सती प्रथा, सती प्रथा पे रोक किसने लगाई? विलियम बेटिक ने। अगर कभी डेट पूछ ले तो 1829। कब? 1829। 1828 में राजा राम मोहन राय ने शुरुआत की, लेकिन स्टैंप कब लगा? 29 में। किसके द्वारा? 1830 में ठगी प्रथा खत्म कर दी, ठगने की प्रथा खत्म हो गई। तीसरी शिशु हत्या पर रोक लगा दी, ठीक है। इसी के बीच में और एक 1833 जो एक बिल्कुल डेट दी गई है एग्जैक्ट, उसमें क्या किया गया अब उसको समझना है जी, समझो पहले उसको। इस 1833 में क्या किया गया? हमारे देश के अंदर रंग रूप जाति, रंग रूप यानी कि गोरे काले के अकॉर्डिंग, हम तो काले लोगों में काउंट होते थे अंग्रेजों के सामने, तो काले लोगों को उच्च पद नहीं दिया जाता था। काले लोगों को कैसे पद दिए जाते थे? कैसी पोस्ट? छोटी पोस्ट। तो इसने 1833 में 87वें अधिनियम 87th एक्ट के अधीन इसने क्या कर दिया? हमारे देश के अंदर अब किसी भी उच्च पोस्ट को, किसी भी हायर जो पोस्ट है ना, उसका क्राइटेरिया रंग रूप ना बनाकर योग्यता बना दी, इलिजिबिलिटी। अगर आप इलिजिबल हो तो रंग मायने नहीं रखेगा। तो लिखिए 1833 में विलियम बेटिक ने, 1833 में विलियम बेटिक ने जाति या रंग के स्थान पर योग्यता को सेवा का आधार बनाया। सेवा मतलब जो नौकरियां, सर्विसेज होती हैं, ठीक है। और अगर एक्ट पूछ ले, कभी धारा पूछ ले तो 87, एक्ट 87 के तहत ये चीज 1833 में बंद कर दी। डन भाई। जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में ज्यादा लिखवाऊंगा, ज्यादा समझाऊंगा। एक बात और समझेंगे अब 1835 में, 1835 में इसने जो हमारा शिक्षा का माध्यम था ना, मतलब जो मीडियम था, एजुकेशन का मीडियम, पहले हमारे पास केवल हिंदी था, एजुकेशन का मीडियम इंग्लिश करने वाला व्यक्ति भी कौन है? विलियम बेटिक। 1835 में लिखिए, एजुकेशन को इंग्लिश मीडियम में करने वाला व्यक्ति भी विलियम बेटिक था। समझ कितना परसेंट आया अभी तक? 100% आ गया? याद हो गई ये चीजें? विलियम बेटिक के मेन काम मैंने आपको बता दिए जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। डन है यहां तक? चलो भाई, एक बात और बचती है इसी पॉइंट से रिलेटेड, उसे भी क्लियर करेंगे। जल्दी आओ।
अब एक बात समझो पहले ध्यान से, कभी कभार क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जा सकता है, सती प्रथा को लेकर भारत के अंदर इनमें से और किसने आवाज उठाई थी। मान लो 4 ऑप्शन आएंगे, भाई एक तो तुमने रट लिया राजा राम मोहन राय, हर बच्चा जानता राजा राम मोहन राय। दूसरा, अगर किसी अंग्रेज अधिकारी की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, 2 व्यक्ति तुम्हें याद हो गए। लेकिन इन 2 को अगर ऑप्शन में ना दिया गया हो और ये पूछा गया हो कि सती प्रथा के खिलाफ किस किसने आवाज उठाई थी या किसने आवाज उठाई थी इन 4 ऑप्शन में से, तो आपको याद दिला दूं कि एक तो ये मराठा पेशवा हुआ है। कौन हुआ है? मराठा पेशवा, और एक अकबर। इन दोनों शासकों ने भी आवाज उठाई थी सती प्रथा के खिलाफ। तो नोट बना के लिखो इस बात को, सती प्रथा के खिलाफ भारत में मराठा पेशवा और मुगल सम्राट अकबर ने भी आवाज उठाई थी। मतलब इस प्रथा को रोकने के लिए प्रयास किए थे। डन भाई? चलो अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास यहां से शुरू है। जो मैंने जो अभी तक बातें बताई हैं, पिछले टॉपिक का कुछ पार्ट बचा था वो क्लियर किया। सती प्रथा बिल्कुल ओके है, ठीक है। मुगल सम्राट अकबर ने और मराठा पेशवा और राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक, ये 4 व्यक्ति सती प्रथा से रिलेटेड याद रखना, ठीक है। क्योंकि मोस्टली बच्चे, मैं बता रहा हूं आपको, आप कभी किसी से पूछना फ्रेंड सर्कल में कि सती प्रथा को सीधा नाम लेगा राजा राम मोहन राय, इसके अलावा जानता ही नहीं। या फिर अगर अंग्रेज अधिकारी की बात करें तो विलियम बेंटिक, 2 के अलावा तीसरा नाम याद नहीं होगा। और अक्सर पेपर में पूछा जाता है ऐसा ही क्वेश्चन, क्योंकि ये 2 तो हैबिचुअल हो चुके बच्चे पढ़ पढ़ के। अब देखो यहाँ पे आज की क्लास यहाँ से शुरू है। ये भी एक अधिकारी है, ये भी एक जनरल वायसराय है, मतलब जनरल गवर्नर जनरल है। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? भारत के अंदर ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल्स हैं। तो भाई चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में पढ़ो पहले तो। 1835 से 36, यानी जो ये 1 साल का टाइम पीरियड रहा। आ रहा है आपको भी समझ? पूरा आ रहा है ना समझ? अब इस अधिकारी के बारे में बात करें हम कि इसके समय में हमारे देश के अंदर कोई काम ऐसा हुआ हो, कोई एक्ट हुआ हो, कोई नियम बनाया हो, तो अपने 1 वर्ष के संक्षिप्त कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाकर चार्ल्स मेटकॉफ भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बन गया। जो प्रेस है ना, प्रेस का मतलब है मीडिया। मीडिया आपने देखा कि किसी के खिलाफ भी मीडिया चाहे तो किसी को भी ऊपर चढ़ा देता है, किसी को भी नीचे गिरा देता है। कहने का मतलब है मीडिया के पास जो आज इतनी आजादी है ना बोलने की, उस आजादी को देने वाला व्यक्ति कौन है? समझ में आ गई बात? मीडिया को कितनी आजादी है। मीडिया कुछ भी, प्रधानमंत्री के सामने जाके माइक खड़ा कर देते हैं, ठीक है। आपको कभी भी सवालों के घेरे में ले लेते हैं। तो मीडिया को बहुत सारी पावर देने वाला, मतलब मीडिया को नियंत्रण हटा दिया, उससे जो कंट्रोल्स थे, मीडिया की जो बाउंडेशंस थी वो हटा दी। तो मीडिया को, मीडिया का जन्मदाता नहीं कहोगे, इसको मुक्तिदाता कहोगे। मुक्तिदाता मतलब मीडिया तो पहले से बनी हुई है, मुक्तिदाता मतलब उसने इसको आजाद करा दिया एक तरह से, जो इसकी कुछ बाउंडेशंस हैं उसको हटा दिया। तो लिखिए चार्ल्स मेटकॉफ, इसके बारे में 1 लाइन ही लिखोगे आप, या ये तो मैं PDF भेजूंगा ही, तुम्हें रहने दो। जो बातें इसमें नहीं है ना बस वो लिखनी है तुम्हें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की बात पढ़ रहे हैं भाई, लॉर्ड ऑकलैंड 36 से 42। इसने 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड सबने सुना होगा, जो चंडीगढ़ जा रहा है, जो हमारे बाईपास से, दिल्ली बाईपास से, जो मुखर्जी नगर वाला रोड है ना, दिल्ली बाईपास से लेके और सीधा कहाँ जा रहा है? ये चंडीगढ़ की तरफ, उसे हम क्या बोलते हैं? GT रोड। अब GT रोड के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा तुम्हें पहले याद दिला देता हूं GT रोड के बारे में। GT रोड के बारे में बात कर रहे हैं थोड़ी। देखो हम इसकी बात कर रहे हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड की, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? GT रोड। और ये जो GT रोड है हमारे भारत के अंदर किसने बनवाया था बताओ? बस यही गलत फहमी है सब बच्चों की। सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद दूसरे व्यक्ति का नाम लिखेंगे आप, शेरशाह। बाकी इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा कभी। चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरुआत की थी, शेरशाह सूरी ने भी इस पे काम किया था। अब बारी आ गई मरम्मत की, क्योंकि बनवा तो बहुत पुराने राजा गए,
अब ये राजा चले गए, इन राजाओं का समय कितने सालों पहले रहा, तो वो रोड की मरम्मत तो चाहिए ना, रिपेयरिंग चाहिए। तो रिपेयरिंग किसने करवाई है? लॉर्ड ओकलैंड ने। कब कराई है भाई? 1839 में। याद हुई ये बात या नहीं? अभी तक जो भी पढ़ा है बिल्कुल एकदम दिमाग में छपना चाहिए। मैटकोफ ने क्या किया है? प्रेस की बाउंड्रीज को खत्म कर दिया, प्रेस की जो लिमिट्स थी उसको खत्म कर दिया, उसका मुक्तिदाता है ये, ठीक है। उसके बाद अगर मैं लॉर्ड ओकलैंड की बात करूं तो इसने 39 में क्या किया? जीटी रोड की मरम्मत करवाई है। आगे बढ़िए। ब्रिटिश संसद ने इसी के समय पे भारतीय लोगों को, भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की परमिशन दी थी। किसके समय पे? ओकलैंड के समय पे ब्रिटिश संसद ने या ब्रिटिश पावर ने विद्यार्थियों को, भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा के लिए विदेश जाने की अनुमति प्रदान की थी। पहले हमारे लोग, मैंने बताया ना आपको, ना तो उच्च पद पे थे और ना ही हमारे विद्यार्थी शिक्षित हो पा रहे थे। धीरे धीरे अभी देखा तुमने, इंग्लिश मीडियम आ गया। जब इंग्लिश मीडियम आ जाएगा तो डॉक्टरी हिंदी मीडियम में हो रही थी या इंग्लिश में? इंग्लिश में। विदेशों में जाना तो क्या नहीं चाहिए? इंग्लिश। हमारे देश के अंदर पहले से ही क्या आ चुकी है? इंग्लिश। किसने कर दी थी शुरू? लॉर्ड बैटिक ने। क्या शुरू किया था? इंग्लिश मीडियम, मतलब हिंदी मीडियम से शिक्षा का माध्यम उसने क्या कर दिया था? इंग्लिश। शिक्षा का माध्यम हिंदी भी रहेगा, हिंदी तो है ही, साथ में एक और क्या माध्यम बना दिया? इंग्लिश। अब हम स्कूल में जाते हैं तो हम कभी इंग्लिश मीडियम या किसी हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम के स्कूल है ना, तो वो उसी की देन थी। तो भाई मुक्तिदाता भी पता चल चुका है आपको, जीटी रोड की किसने मरम्मत कराई वो भी पता चल चुका, और भारतीय विद्यार्थियों को विदेशों में डॉक्टरी करने जाने के लिए किसके टाइम पे? ओकलैंड के टाइम पे परमिशन मिली थी। डन। आगे बढ़ूं? कोई डाउट? अब पढ़ते हैं इसके बारे में। लॉर्ड एलन बरो 42 से 44, जो विशेष बातें वही पढ़नी है बस इसमें। बस 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। सिंध नाम की जगह, सिंध वो नाम की जगह जो आज भारत में नहीं है। सिंध भारत में आज नहीं, आज कहाँ है? पाकिस्तान में। सिंध वो जगह जिस पर सबसे पहले अरबी शासकों ने आकर हमला किया था। मोहम्मद कासिम ने, किसने? मोहम्मद कासिम ने सबसे पहला हमला कहाँ किया था? सिंध पर। आप कोशिश क्या करो, जो पीछे पढ़ा दिया उसको भी कनेक्ट करने की, भूलोगे नहीं। मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था किस पर? सिंध पर। आज सिंध कहाँ पर है? पाकिस्तान में। पहले कहाँ हुआ करता था? भारत में। और इसी सिंध को अब अंग्रेजों ने अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। मतलब जहाँ जहाँ तक अंग्रेजों की पकड़ है ना भारत में, भाई जहाँ जहाँ तक उनका शासन चल रहा है, रूल चल रहा है, वहाँ तक के शासन में सिंध भी इंक्लूड हो चुका, सिंध भी ऐड हो चुका। किसके टाइम पर? एलन बरो के पे। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसी के समय में 1843 के एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा की समाप्ति हो गई। हमारे देश के अंदर गुलामों का चलन चल रहा था। किसका चलन? याद दिलाता हूं तुम्हें, हमारे देश के अंदर मोहम्मद गोरी आया था। कभी कौन? नाम सुना हो बेशक तुमने, डेट याद करने की जरूरत नहीं है। कौन आया था? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जब आया था तो अपने साथ गुलाम लेकर आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने कुतुब मीनार बनवाया वो गुलाम ही तो था। किसका गुलाम? गोरी का गुलाम कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या था वो? गुलाम। और गुलाम कोई तो दास कहोगे, दास और गुलाम एक ही चीज है। तो हमारे देश के अंदर दास प्रथा शुरू हो गई थी उन लोगों को देखकर। भाई देखकर ही तो चीजें सीखते हैं। अगर मान लो तुम यहाँ पर, ये सारे बच्चे जब मैं क्लास में आ रहा हूँ, जब भी डिसिप्लिन में नहीं है, शोर शराबा कर रहे हैं, फोन में गाने चला रहे हैं, तो जो इधर के बच्चे हैं वो भी क्या सोचेंगे? सर का तो कोई डर है ही नहीं ना, सर कुछ कहते हैं, चल हम भी अपने फोन की आवाजें खोल लेते हैं। यानी कि देखकर सीख रहे हैं ना। तो हमारे देश के अंदर भी तो देखकर ही सीख रहे थे हम। तो देखकर सीखने का मतलब ये है कि जो ये लोग थे ना, कौन लोग? ब्रिटिश। इन्होंने भारत को धीरे धीरे, पहले याद करो कहाँ से शुरुआत हुई थी। कभी इन्होंने गांव मांगे थे भारत में, आगे क्या मांगे थे? गांव। फिर धीरे धीरे गांव पे वो बना दी फैक्ट्री वगैरह, फिर धीरे धीरे कंपनियां बना दी, फिर लोगों को डर देना शुरू कर दिया कि सर हम कंपनी बंद कर देंगे, तुम्हारे बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे। मतलब हमारे बच्चों को कंपनी में काम देना शुरू कर दिया। अब मान लो हजारों की तादाद में जा रहे हैं गाँव से बच्चे फैक्ट्री में, और वो फैक्ट्री बंद हो जाए तो बहुत सारे घर क्या हो जाएंगे? बेरोजगार। हमारी खेतियों को अपने अधीन ले लिया। नील की खेती हम करना नहीं चाहते थे, कराना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको फायदा था, हमें नुकसान था। हमें नुकसान इसलिए था जो हमारे खेत थे उसकी ताकत खत्म हो जाती थी। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो मिट्टी की जान निकाल लें, ठीक है, मतलब कई, फिर उसमें जो नेक्स्ट फसल करोगे ना तो उस वो इतनी पावरफुल नहीं होगी। तो बहुत सारे कारण थे अंग्रेजों के, मतलब हमारे देश के अंदर जो धीरे धीरे एक तरह से ब्लड में घुस गए। तो भाई दास प्रथा हम देखकर सीख चुके थे मुगलों से, अरबियों से। तो हमारे देश की दास प्रथा को खत्म करने वाला व्यक्ति है एलन बरो। ठीक है, ये काम हालांकि इन्होंने ठीक ही किया दास प्रथा का।
एक दो काम ठीक है इनके, बाकी सारे खराब हैं। इसी के समय में रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई। अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कई बार ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाने वाला है, इसी के पूछ लेगा रविवार की छुट्टी कब से शुरू हुई, कब से शुरू हुई, किसके समय पे शुरू हुई, एलन बरो कब शुरू हुई, क्लियर है भाई। तो रविवार जो संडे आज तक मना रहे हैं वो संडे यहां से शुरू हुआ है। उसके बाद अगर बात करें हम लॉर्ड होर्डिंग की, 44 से 48 इसके काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। मैंने आपको सिखों के बारे में पढ़ाई दिया है, आंग्ल मतलब अंग्रेज, आपको याद होगा हमने 45-46 वाला युद्ध पढ़ा था। सिख हार गए थे या जीत गए थे, सिख हार गए थे। किस युद्ध में, 45 से 46 में। कौन सा युद्ध है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। तो ये किसके टाइम पे हुआ है, अब देखो हमने युद्ध तो पढ़ लिया था, अब उन्हीं में चीजें ऐड होती जा रही हैं। युद्ध हमने पढ़ लिया था कि इसमें कौन जीता कौन हारा, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए हमारे एग्जाम में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय पे भारत में कौन गवर्नर जनरल था, तो वहां तो रह जाते ना हम, तो लॉर्ड हार्डिंग। अब उसके बाद देखो जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी, ये पता ही है तुम्हें, नरबली प्रथा पर इसने कानूनी रूप से प्रतिबंध लगा दिया। जो कह सकते हैं नरबली, बलि की हमारे देश में ना बलि का सिस्टम बहुत था, कभी से अंधविश्वासों में जीते थे हम। कुछ ऐसे अंधविश्वास थे, आज भी कई स्टेट के अंदर, कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे अंधविश्वास है। बलि दी जा रही है, अब बलि दी जा रही है तो जीव की तो हत्या हो रही है, और हम क्या सोच रहे हैं कि मनोकामना पूरी हो जाएगी, ठीक है, देवी माँ खुश हो जाएगी। पुरानी फिल्मों में देखना, उनमें भी नरबली दिखाई जा रही है। तो जो नरबली है उस पर रोक लगाने वाला व्यक्ति कौन, लॉर्ड होर्डिंग। प्रथम आंग्ल सिख जो युद्ध था वो किसके टाइम पे हुआ, ठीक है भाई, कोई डाउट है यहां तक, एकदम मजे में याद हो रही है चीजें। इस व्यक्ति के बारे में पढ़ो, इस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ क्वेश्चन बनते हैं, मतलब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं जितने करा रहा हूं, लेकिन इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट कह सकते हो। व्यक्ति का नाम क्या भाई, लॉर्ड डलहौजी। 1848 से 56, पहली बात तो इसका टाइम पीरियड, ठीक है। शासन भार संभालते ही डलहौजी को प्रथम महत्वपूर्ण सफलता मिली द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। पहला सिख युद्ध अभी हुआ था, दूसरा सिख युद्ध किसके टाइम पे हुआ, डलहौजी के टाइम पे, 48 से 49। ये तो मैंने डेट वगैरह तुम्हें पहले ही पढ़ा रखी है, के रूप में जब 1849 में पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। जैसे ही युद्ध हुआ, मतलब इसको देखो क्या एक अचीवमेंट मिली, इसको एक अवसर क्या मिला, जैसे ही ये अपनी गद्दी पे बैठा, अपने पद पर बैठा, जैसे इसकी ज्वाइनिंग हुई, जिस पद के लिए ये है, किस पद पे है बताओ, गवर्नर जनरल। जैसे ही गवर्नर जनरल बनता है, इसके सामने ही द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के रूप में जब सिख हार गए और कौन जीत गए, अंग्रेज, तो इन्होंने पंजाब को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अभी थोड़ी देर पहले किसको मिलाया था, सिंध को, अब किसको मिला लिया, पंजाब को। धीरे धीरे हमारे भारत के क्षेत्रों पर कब्जा होता जा रहा है, ठीक है। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, विलय मतलब होता मर्ज होना, जैसे बैंक आपस में विलय हो गए बहुत सारे। पंजाब की जीत के साथ सोने पे सुहागा इसे तब हाथ लगा, मतलब इसके साथ देखो काम एक कर रहा है, हो दो रहे हैं, किस्मत ज्यादा तेज थी, जब इसने पंजाब से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, जो कोहिनूर का हीरा था वो किसके पास था, महाराजा रणजीत सिंह के पास, भेंट स्वरूप इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया के पास भिजवा दिया। महारानी विक्टोरिया के पास इसने महाराजा रणजीत सिंह के पास जो कोहिनूर का हीरा था उसको भेंट के स्वरूप में गिफ्ट के तौर पे भिजवा दिया, किसने, डलहौजी ने। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि डलहौजी ने, मतलब कोहिनूर का हीरा महाराणा रणजीत सिंह से लेकर महारानी विक्टोरिया को किसने भेंट स्वरूप भेजा था, तो डलहौजी ने। डलहौजी का टाइम पीरियड क्या रहेगा, 48 से 56। भाई याद हो गई इसकी ये बात। हमें लाइन टू लाइन से कोई मतलब नहीं है, हमें तो इसके काम याद होने चाहिए। पहला काम इसका, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध इसी के टाइम पे हुआ। पंजाब का विलय हुआ, विलय मतलब मर्ज हो गया पंजाब किसमें, ब्रिटिश एम्पायर में। नेक्स्ट क्या हुआ भाई, महाराणा रणजीत सिंह के पास जो कोहिनूर का हीरा है उसको इसने महारानी विक्टोरिया के पास भेंट स्वरूप भिजवा दिया, मतलब एक गिफ्ट के तौर पे भिजवा दिया। अब और देखो, दो अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर, सिक्किम जो राज्य है हमारा, सिक्किम राज्य में इसने आरोप क्या लगाया कि भाई हमारे जो दो इंग्लैंड के वो आ रखे हैं, जो हमारे दो अंग्रेज डॉक्टर्स हैं ना, उसके साथ मिसबिहेव किया आप लोगों ने, मिसबिहेव का लगाकर एलिगेशन, आरोप, और इन्होंने युद्ध की तैयारी कर दी।
इनको तो जबर मतलब कोई ना कोई बहाना चाहिए था युद्ध करने का। युद्ध के बहाने का कारण क्या था कि वो जगह इनको कब्जे में लेनी है। अब इन्होंने सिक्किम पे क्या वो लगाया, दुर्व्यवहार यानी मिसबिहेव किया भाई तुम लोगों ने हमारे डॉक्टर्स के साथ, और इसने सिक्किम पर आक्रमण किया और 1850 में सिक्किम को भी अंग्रेजी साम्राज्य का अंग बना लिया। अभी तुम्हारे सामने सिंध गया, पंजाब गया और सिक्किम गया। ये कोई वजह थोड़ी ना थी, चलो बिहेव कर ही दिया होगा फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए माफी मांगी जा सकती थी, सॉरी बोल दिया जा सकता था। सिक्किम को ही खा गए नालायक। तो सिक्किम को अपने साम्राज्य में मिला लिया। 3 जगह अभी तक आप देख चुके हो। डलहौजी के टाइम पे कौन कौन मिला है? पंजाब और सिक्किम। डलहौजी के सारे काम याद करो जल्दी से। दूसरा अंगल सिख युद्ध, दूसरा अंगल सिख युद्ध कब से कब हुआ? हाँ भाई ठीक है। दूसरा काम कोहिनूर दे दिया किसको? महारानी विक्टोरिया को। ठीक है। तीसरा काम पंजाब मिला लिया। चौथा काम सिक्किम मिला लिया। क्वेश्चन नहीं आएगा ना उससे, इस पे ध्यान दो। ये वो है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे तो 20 पेज में यही भरा जाएगा, लेकिन आप वो पढ़ रहे हो जो एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, पूरी डिटेल नहीं पढ़नी। डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत की अपनी विवाद संपत्त नीति के तहत कई राज्यों का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। अब तुम्हें बड़ी हार्ड लैंग्वेज लगेगी, इसको बहुत आसान भाषा में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, आराम से समझते जाओ। जो ये व्यपगत सिद्धांत है ना, ये व्यपगत नीति भी कहलाती है, सिद्धांत भी कहलाती है। इसको आसान भाषा में समझो, हड़प नीति। क्या कहते हैं इसको? हड़प नीति। हड़पना समझते हो? हड़पना हमारा लोकल शब्द है। जैसे मैंने कहा कि किसी एक भाई ने दूसरे भाई का सारा अधिकार, सारी संपत्ति क्या कर ली? हड़प ली। तो हड़पना मतलब बेईमाना करना। हड़पना मतलब एक तरह से डिसऑनेस्ट तरीके से चीजों को अपनी तरफ कर लेना। 100% आया अब समझ में? तो अगर कभी भी आपके सामने, मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दिया, लेकिन आपके माइंड में इसके लिए जो छवि बननी चाहिए वो समझा रहा हूं मैं। जैसे इन शब्दों से तुम थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। तो व्यपगत सिद्धांत किसका चलाया हुआ है? डलहौजी का। इसको मैं अगर लिखूं यहां हड़प नीति, तो हड़प नीति किसकी थी? डलहौजी की। ठीक है भाई। अब ये डलहौजी वो व्यक्ति, आपको याद दिला दूं, महारानी लक्ष्मीबाई। महारानी लक्ष्मीबाई, जो लक्ष्मीबाई थी हमारे देश के, मतलब कह सकते हो सबसे बहादुर लड़की हुई है। अब उसका थोड़ा सा इतिहास शेयर करता हूं, जब तुम्हें ये चीजें और बढ़िया समझ आएगी। हड़प नीति के अंदर अंग्रेजों का एक तो तरीका था आपको हराकर उस जगह को छीन लेना, जैसे पंजाब, दूसरा सिंध, सिक्किम, तीनों छीन लिए। और एक क्या तरीका है? लगान ज्यादा बढ़ा बढ़ा के, मतलब टैक्स बढ़ा बढ़ा के लोगों को कर्जदार बनाना, फिर लोग अपने आप ही जमीन छोड़ देंगे। अगर मैं तुम पे टैक्स बढ़ाऊंगा, तुम टैक्स भर नहीं पाओगे, टैक्स भर नहीं पाओगे तो तुम्हारे ऊपर कर्जा चढ़ता जा रहा है, कर्जा चढ़ता जा रहा है तो तुम्हें तुम्हारी जमीन को लिखवाया जाएगा, अपने नाम लिखवा लेंगे, कंपनी के नाम। फिर कंपनी के अधीन काम कर रहे हो तुम, कुछ दिनों बाद तुम्हें बिल्कुल भगा दिया जाएगा, तुम जीरो हो गए, कंपनी हीरो हो गई। तो इनकी कई नीतियां थी। तीसरी एक नई नीति लेके आया, हड़प नीति। कौन लाया? डलहौजी। नीति का मतलब था अगर किसी की संतान नहीं है ना, तो उसकी सारी संपत्ति कंपनी के पास जाएगी, ब्रिटिश साम्राज्य के पास जाएगी। अब यहां तक आ गई बात समझ में? हड़प नीति 100% आ रहा है सबको समझ या नहीं? हड़प नीति। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं रानी लक्ष्मीबाई से। रानी लक्ष्मीबाई का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका नाम था उनका बचपन का, जो उनका नाम उनके माता पिता ने रखा था। क्या रखा था? मणिकर्णिका। आराम से समझो, ये आगे चल के तुम्हारे काम में भी आएगा। 1857 का जो विद्रोह है ना, उसमें महारानी लक्ष्मीबाई के लिए आपको मैं पहले से ही प्रिपेयर कर रहा हूँ, मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो भाई हुआ क्या था, महारानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही बहुत बहादुर लड़की थी। बहादुर लड़की थी। जब उसका विवाह हुआ तो जिनसे उनका विवाह हुआ था उनको, वो अंग्रेजों के अधीन थे। एक तरह से अधीन का मतलब है वो अंग्रेजी पावर से डरते थे। वो डरते थे जिनसे इनका विवाह हुआ, इनके पति देव, जिस मतलब जो इनके ससुरालवासी थे। लेकिन जो ये थी ना मणिकर्णिका, ये निडर लड़की थी, ये कभी किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं। तो जब इनकी शादी हुई तो जैसे अपनी ससुराल गई तो जो ब्रिटिश साम्राज्य के लोग थे वो इनके वहाँ पे पहुँचे। अब पहुँचते हैं तो उनके सामने इनके ससुराल वासियों ने मतलब जैसे नमस्कार किया, प्रणाम किया। ठीक है, इनको भी कहा कि आप भी सर झुका के नमस्ते करो, तो उन्होंने सर झुकाने से मना कर दिया। किसने? मणिकर्णिका। अभी रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, क्या नाम है? मणिकर्णिका। अब मणिकर्णिका ने जब ये मना कर दिया तो वो जो अंग्रेज लोग थे, जो अधिकारी थे, उनको खटकनी शुरू हो गई। कौन? और उनको ये लगने लगा उसके जोश से, उसके आप कह सकते हो डेडिकेशन से,
उसके रिदम को देखकर अंग्रेजों को ये था कि अगर इसको समय पर हराया नहीं गया या इसको तोड़ा नहीं गया तो समझ लेना आने वाले टाइम के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कौन खतरा है? मणिकर्णिका। अब मणिकर्णिका को कुछ समय बाद पुत्र प्राप्ति हुई, बेटा हुआ, लेकिन बेटा कुछ दिनों बाद ही एक्सपायर हो गया। छोटा सा बच्चा जो था वो एक्सपायर हो गया। अब मणिकर्णिका के उस छोटे से बच्चे को एक्सपायर होने के बाद, अब मणिकर्मा के पास तो कोई वो नहीं है ना संतान, तो डलहौजी नई नीति लाया। ये तो पहले से ही मतलब उस लेडी से परेशान थे, उसके दम को देखकर, हौसले को देखकर, तो ये तो चाहते थे किसी ना किसी तरह उसके लिए कोई ना कोई कानून बनाया जाए। लेकिन इन्होंने एक नया क्या कानून बनाया डलहौजी ने कि भाई जिसके अपनी संतान नहीं है, जैसे आप मान लो कहो सर मेरे मामा का लड़का, हमने तो उसको गोद ले लिया, गोद लिए हुए संतान को संतान नहीं माना जाएगा। किसके अंदर? हड़प नीति के अंदर। हड़प नीति मतलब व्यपगत सिद्धांत के अंदर। आ रहा भाई समझ में? हाँ जी, पीछे आ रहा ना देवकी? हड़प नीति का मतलब है दो बातें, जिसकी अपनी संतान नहीं उसकी सारी संपत्ति कंपनी हड़प लेगी। दूसरी बात, अब इन्होंने गोद लेने की कोशिश की, रानी लक्ष्मीबाई जिसे बोल रहे हैं हम, मतलब मणिकर्णिका, उन्होंने बच्चे को गोद लेने की, इन्होंने क्या कहा, गोद लिया हुआ बच्चा उत्तराधिकारी नहीं समझा जाएगा, मतलब उसको प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी, अब युद्ध करना जरूरी हो जाएगा। तो महारानी जो लक्ष्मीबाई है उनको नाम उनके पति ने दिया था, ये रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। नाम किसने दिया था? क्योंकि जब उनसे सभा में पूछा गया था कि भाई आप इनका क्या नाम रखना चाहेंगे, जैसे इनका नाम तो मणिकर्णिका है, तो उन्होंने कहा था मेरे घर की, मेरे दरबार की लक्ष्मी के समान है, तो रानी लक्ष्मी बाई, ठीक है। मराठे थे, बाई तो उनका एक सरनेम की तरह है, तो रानी लक्ष्मीबाई उनके पति देव ने नाम दिया था, नहीं तो पिता के द्वारा दिया गया नाम क्या था? मणिकर्णिका। ओके, रिपोर्ट यहां तक। डलहौजी ने क्या नीति बनाई? हड़प नीति, जिसकी नीतियों से रानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी और उसने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। उसने कहा मैं लड़ूंगी, ठीक है। और कुछ समय बाद उनके पति भी, जैसे बेटा एक्सपायर हो गया, बेटे के बाद पति भी एक्सपायर हो गए थे, अब बच गई अकेली कौन? लक्ष्मीबाई। ये 1857 के विद्रोह में आगे की बातें पढ़ाऊंगा फिर। अब समझो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया क्या? ये व्यपगत सिद्धांत क्या है? हड़प नीति। किसने चलाई? डलहौजी ने। चलो भाई, नीति के तहत कई राज्यों का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया, मतलब कई सारे राज्यों को, भाई जिसने आवाज उठाई, जो लड़ने के लिए तैयार था, उसी से तो युद्ध होगा। बहुत सारे राजा, बहुत सारे लोग तो जो बहुत धनी परिवार के थे, उनकी संतान नहीं है, उनकी तो जमीन को वैसे ही हड़प लिया इसने, तो बहुत सारी जगह को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। व्यपगत सिद्धांत के तहत डलहौजी ने यह व्यवस्था दी थी कि जिस राजा का कोई सगा वारिस ना हो उसके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, जिसका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने पुरजोर विरोध कर डलहौजी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, मतलब पूरे जोर शोर पर विरोध किया कि मैं इस बात को नहीं मानती, ठीक है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, साम्राज्य हमारा है, प्रॉपर्टी हमारी है, संतान हमारी है, तो हम उसको क्यों नहीं देंगे। तो इसने कहा कि वो तुम्हारी संतान अगर सगी संतान होती, मतलब खुद का बेटा होता, तो माना जाता। तो ये सारी बात मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, ये नीति थी डलहौजी की। याद हो रहा भाई डलहौजी का पॉइंट सारा? डलहौजी ने प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी, आज भी पीडब्ल्यूडी है हमारे भारत में, पता होगा सबको। पीडब्ल्यूडी मतलब जो रोड का डिपार्टमेंट है ना, जो रोड की मरम्मत करता है, जो रोड को बना रहा है ना, उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है? पीडब्ल्यूडी, ठीक है। अब याद हो गया पीडब्ल्यूडी क्या है। जैसे मैं मान लो बोलूँ सीबीआई, तो आपको समझ आ जाएगा सर सीबीआई जांच के लिए है, मैं कहूँ इनकम टैक्स, लेकिन कुछ बच्चों को पीडब्ल्यूडी का पता नहीं है क्या होता है। तो पीडब्ल्यूडी वो विभाग जो रोड से संबंधित कार्य करता है। अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, मैंने बहुत बार सुना है कि अंग्रेज देखो कैसा काम कर गए, रोड के लिए काम कर गए, अंग्रेजों के किए हुए काम सराहनीय है, मतलब अप्रिशिएट किया जा सकता है। लेकिन मैं इसकी आपको हकीकत बताता हूँ, पीडब्ल्यूडी क्यों बनाया था। पीडब्ल्यूडी इन्होंने बनाया था अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि इनका व्यापार कैसे होगा? व्यापार हवाई जहाज से होगा या रोड से होगा? अब रोड टूटे फूटे हैं तो समय ज्यादा लगता था, तो एक डिपार्टमेंट बना दिया, कौन सा? पीडब्ल्यूडी। ये भी ब्रिटिश साम्राज्य के फेवर में था। पीडब्ल्यूडी भी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। भारत के लोगों के पास साधन कहाँ थे? भारत का आदमी क्या था? ज्यादातर किसान। हम किसान आदमी है, मान लो पूरे रोड पे 5 गाड़ियां चल रही हैं भारत को, अब की तरह ट्रैफिक थोड़ी है, 5 गाड़ियां मुश्किल से पूरे रोड पे, चंडीगढ़ तक खुला रोड पड़ा है बिल्कुल। रोड भी ऐसे ही थे टूटे फूटे, जरूरत भी नहीं थी, लोग जाना कहाँ चाहते थे, पहले आपने सुना होगा पैदल जाया करते थे लोग ज्यादातर। तो इन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया था। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि लोक निर्माण विभाग किसके शासनकाल में चला था, तो डलहौजी के में, या पीडब्ल्यूडी।
क्लियर भाई? ये भी उसके शासनकाल में 1855 से 56 में संथाल विद्रोह, आगे पढ़ाऊंगा संथाल विद्रोह, 1857 विद्रोह, ये जब विद्रोह पढ़ाऊंगा ना जब समझाऊंगा ये क्या है, बस इतना याद रखो। संथाल विद्रोह भी किसके टाइम पे? डलहौजी के पे, ठीक है भाई। 8 अप्रैल 1854 को डलहौजी ने गंगा नहर का निर्माण कराकर उसे सिंचाई के लिए खोल दिया। तो गंगा एक तो नदी है और एक गंगा नहर, किसने करवाया इसका निर्माण? डलहौजी ने। और इसका निर्माण करवाकर, हाँ जी, इसका निर्माण करवाकर पता नहीं कौन कराकर उसे सिंचाई के लिए खोल दिया। सिंचाई मतलब लोगों की खेती बाड़ी के लिए इसने गंगा नहर का निर्माण करवाया। उसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत का कार्य पूर्ण मतलब दोबारा शुरू करवाया। डलहौजी ने भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया। जो पोर्ट थे ना बंदरगाह, उनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। एक बात सोचो, ये हमारा मान लो माइंड सेट है। फॉर एग्जांपल इस लड़के को पूरी हिस्ट्री सिखा दी मैंने, इसको पूरी हिस्ट्री आ गई, लेकिन इसका माइंड कैसा है, ये सोच रहा है यार मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा हिस्ट्री के बारे में, मुझे आती है, मेरा फायदा होना चाहिए। अगर मैं किसी को भी बताऊंगा तो इनको भी पता चल जाएगा। तो अब इसकी नीति इसके दिमाग के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि अंग्रेजों की है नीति, वो समझा रहा हूँ। जैसे इसकी एक नीति तो क्या है, अगर ये चाहता है सर मैं सबको बताना चाहता हूँ, कोई भी मेरे से हिस्ट्री पूछेगा मैं तो पढ़ाऊंगा उसको, इसको ज़्यादा आएगी या कम आएगी? ज़्यादा आएगी। क्योंकि ज़्यादा क्यों आएगी? जैसे निखिल ने इसको पढ़ाया कुणाल को, कुणाल के अपने क्वेश्चन होंगे, कुणाल कहेगा ऐसा कैसे हुआ था भाई, अब इसको सोचना पड़ेगा ना उस तर्क का जवाब देने के लिए, तो इसको और पढ़ना पड़ेगा। ये मुझसे आगे क्वेश्चन पूछेगा, सर ऐसा पूछा था कुणाल ने, इसका क्या जवाब होगा ये भी बताओ। फिर मैं इसको बताऊंगा, ये अपने नोट्स फिर बनाएगा। फिर ये भविष्य को बता रहा है, भविष्य के 4 क्वेश्चन उससे डिफरेंट हो सकते हैं भाई, स्टूडेंट्स के क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं ना। तो सेम इसी तरह अंतरराष्ट्रीय व्यापार अगर करेंगे तो अलग अलग देश आएंगे, व्यापार बढ़ेगा घटेगा, और व्यापार बढ़ेगा तो अंग्रेजों का माल ज्यादा बिकेगा कम बिकेगा? ज्यादा बिकेगा, पैसा अंग्रेजों के पास आएगा, और वो पैसा भर भर के समुद्री जहाजों में कहां जाएगा? यूरोप जाएगा। ठीक है, सामान भारत का है, बिकेगा, अंतरराष्ट्रीय लोग आएंगे, मतलब पूरे देश विदेश के कहीं कहीं से लोग आएंगे। इसने पोर्ट खोल दिए सभी के लिए। अब कोई ये नहीं है कि भाई केवल उसी देश के साथ हम व्यापार करेंगे, सब के लिए खुले हैं व्यापार के रास्ते, आ जाओ जिसको आना है। डन भाई? तो डलहौजी ने किए थे ये काम। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत के वायसराय। अब मैंने कहा था जैसे कि मैं जिस दिन ये टॉपिक खत्म करूंगा ना वायसराय वाला, तो आपको एक डिफरेंस बताऊंगा। जैसे कि पहले बंगाल के गवर्नर पढ़े हमने, ठीक है, बंगाल के गवर्नर क्या बन गए? फिर बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए, फिर उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल बन गए। अब ये क्या बन रहे हैं? वायसराय। अब गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है ना वो मर्ज हो जाएगी किसमें? वायसराय में। क्लियर है बात? तो अब वो चीज पढ़ेंगे हम। तो ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत के वायसराय, मतलब ब्रिटिश सम्राट जो ब्रिटिश का राजा है उसके अंडर काम करेगा हमारे देश का, पूरे भारत देश का जो क्या होगा? वायसराय। क्लियर है ये बात? लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62, लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल रहा भाई 56 से 62। और लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा, कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अपॉइंट अंतिम गवर्नर जनरल था। लास्ट कौन है? लॉर्ड कैनिंग। क्लियर है बात? ये कंपनी ने अपॉइंट किया इसको, क्या? भारत का नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल, तथा ब्रिटिश सम्राट के द्वारा। भाई कंपनी और सम्राट दोनों में फर्क समझो। जो कंपनी है ना हमारी, अभी देखो टाइम क्या चल रहा है, 56 से 62, इसी के बीच में एक क्या आ जाएगा? 1857 का विद्रोह आएगा ना। तो जो विद्रोह आता है उस विद्रोह को शॉर्टकट में समझा रहा हूं, पहले आगे चल के वो टॉपिक पूरा ही पढ़ना है। 1857 का जब विद्रोह हुआ ना हमारे देश का, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा कोई? 1857 का विद्रोह जब हमारे देश में हुआ तो वो जंगल की आग की तरह फैल गया। जंगल की आग उदाहरण के लिए क्यों लिया मैंने? जंगल में आग एकदम फैलती है, तो इसी तरह जैसे कुछ बातें होती है ना जो एकदम से हाईलाइट हो गई। तो 1857 का विद्रोह भारत के अंदर बहुत ज़्यादा स्पीड से हाईलाइट हुआ। स्पीड से हाईलाइट होने के बाद जो कंपनी थी ना, उस कंपनी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था कि 1857 का विद्रोह तुम्हारी वजह से हुआ है, ये इतने दंगे इतना नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ है। तो वो जो ब्रिटिश कंपनी के, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर था ना पहले जो सारा का सारा साम्राज्य हमारे देश का, अब वो ब्रिटिश सम्राट के हाथ में चला गया। अब मतलब कंपनी से छीन ली गई वो पावर भारत के ऊपर। अब तुम पावर नहीं दिखाओगे, अब भारत के ऊपर कौन दिखाएगा? सम्राट। समझ गए मेरी बात? पहले कंपनी दिखा रही थी पावर, अब कौन दिखा रहा है? सम्राट। ओके भाई, चलो समझ गए तुम इतनी बात।
ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्ति भारत का प्रथम वायसराय था। मतलब ब्रिटिश सम्राट जो गवर्नर जनरल पोस्ट हुआ करती थी उसको क्या कहता है? वायसराय। ब्रिटिश सम्राट उस पोस्ट का क्या नाम दे रहा है? वायसराय। और कंपनी उसको क्या कहती थी? गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल जो कंपनी के द्वारा सबसे लास्ट है वो कौन है? कैनिंग। और यही व्यक्ति सम्राट के द्वारा पहला क्या है? वायसराय। भाई उसके द्वारा क्या बन गया ये? सम्राट के द्वारा वायसराय, और कंपनी के द्वारा पोस्ट का क्या नाम था? कंफ्यूजन खत्म है। अब आगे बढ़ते हैं। कैनिंग के समय में ही 1857 का ऐतिहासिक सैनिक विद्रोह घटित हुआ था। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है, गदर भी कहा जाता है, कई नाम है उसके, आगे चल के पढ़ेंगे। तो इस विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधारों के तहत कंपनी के हाथों से भारत का शासन छीनकर, जो बात मैंने अभी बताई आपको, कंपनी से छीन ली पावर और वो ब्रिटिश सरकार के हाथ में चली गई 1857 के विद्रोह के बाद। ओके, इसमें कुछ पूछना है? नहीं? साक्षी आ रहा समझ? पूरा पूरा आ रहा है समझ? जो लॉर्ड कैनिंग था, क्वेश्चन आएगा पेपर में, मान लो क्या कि भारत का सबसे पहला भारत का सबसे पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। किसके अधीन था? सम्राट के। ठीक है। किसके बाद ऐसा होने लगा कि गवर्नर जनरल वायसराय हो गई? 1857 के विद्रोह के बाद, जिसको किस नाम से भी जाना जाता था? सिपाही या सैनिक विद्रोह के नाम से। चलो जी, थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। इसी के समय में, किसके समय में? इसी के समय में सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। अब मुझे बताओ, सती प्रथा को किसने रोका था? विलियम बेटिक ने सती प्रथा को रोका था। और 2-3 काम याद करो उनके। शिशु बालिका हत्या। और बताओ? मीडियम इंग्लिश कर दिया था। और 1-2 चीज याद करो। ठगी प्रथा को भी खत्म कर दिया था। तो ये सारे काम किसने किए थे? विलियम बेटिक ने। तो विलियम बेटिक ने जो सती प्रथा को खत्म कर दिया, तो सती मतलब एक तरह से किसको किया जाता था? विधवा लेडी को। अब जो वो विडो है, अब उस बिचारी को उस समाज के अंदर दूसरा विवाह करने का अधिकार दिला दिया किसने? क्लियर है मेरी बात? यानी पहले एक व्यक्ति ने क्या किया? एक गवर्नर जनरल ने क्या किया? उनको जलने से रोका। भाई अब कोई भी भारत के अंदर अगर ऐसा करता पाया तो उसको आजीवन सजा थी या फिर फांसी थी। अगर कोई पकड़ा गया तो आजीवन, या तो सजा है, पूरा जीवन उसी में रहेगा जेल में, या फिर फांसी है। तो 2 सजा थी उसके लिए। लेकिन अब तो वो तो धीरे धीरे बंद होती जा रही थी प्रथा, डर की वजह से। तो अब जो वो लेडी हैं, जो विडो हैं, उनको पुनर्विवाह का अधिनियम है। क्योंकि ऐसा होता था ना हमारे समाज में, जैसे कि किसी लड़की की शादी हुई, शादी के बाद 1-2 साल के अंदर अगर वो विडो हो जाती है तो उसका पूरा समय कैसे चलेगा? सोच के देखो भाई, उसका पूरा का पूरा जीवन कैसे चलेगा? फाइनेंशियली बहुत परेशान हो जाएगी। ठीक है। समाज की बुराइयां तुम्हें पता ही है, समाज की बकवास पता ही है। तो उस लड़की को एक अधिकार दिया गया कि अब तुम इस चीज को ये मत समझना कि समाज में तुम्हारी तरफ कोई उंगली उठाएगा। ये अधिकार, हम कानूनी अधिकार दे रहे हैं तुम्हें कि दूसरा विवाह किया जा सकता है, जो आज भी हमारे समाज में चलन में है। अब जैसे किसी की एज ही काफी हो गई, बड़े बड़े बच्चे हो गए, तो वो लेडी मान लो खुद क्या कहे, भाई मैं दूसरी शादी करना नहीं चाहती क्योंकि मेरे बच्चों का भार क्या पता वो दूसरा व्यक्ति उठा पाएगा या नहीं उठा पाएगा। लेकिन यहां पर पुनर्विवाह के रास्ते खोल दिए गए हैं। अब वो मर्जी है उस महिला की कि वो दूसरा विवाह करना चाहती है नहीं। तो पुनर्विवाह के रास्ते खोले किसने? कैनिंग ने। कैनिंग के शासनकाल में 1856 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। 1856 पे बाद में जाना, 1774 पे पहले आओ। याद है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ाया था मैंने। कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन हमारे देश के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कलकत्ता के अंदर। कहां बनाया गया? कलकत्ता के अंदर 1774। दिमाग में बैठाओ, दिमाग में जो बेवजह का कूड़ा है उसको डिलीट मारो, काम की चीजें लिखते चलो। ये कुछ दिन याद रह गई ना, 3-4 महीने पेपर निकल जाएगा। हम क्या करते हैं, इनको अपने आप बुलाते हैं, उस पर लग जाएंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे, वो चीज दिमाग में घुसेंगी, ये बाहर निकल जाएंगे। तो इन्हीं को रखना है अभी। सोचो 1774 यानी 1774 में हमारे देश के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। कहां बनाया गया? कलकत्ता में। किस एक्ट के अधीन बनाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समय। क्लियर है मेरी बात यहां तक? अच्छा, किसके, कौन था उस टाइम गवर्नर? याद करो। क्लाइव तो नहीं था? कौन क्लाइव? ऐसी याददाश्त है तुम्हारी। चलो ध्यान दो यहां पे।
टेस्ट लूंगा जब पता चलेगा। देखो ध्यान से सुनो, अब 1856 में हमारे देश में, एक तो 1774 की बात बताई, सुप्रीम कोर्ट कितना देश के अंदर, एक कलकत्ता में, जब की बात कर रहा हूं मैं, 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बन चुका है जिसमें 4 जज होते थे भाई, एक चीफ और बाकी 3 अदर्स। अब यहां पर 1856 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट बनाया गया। एक इंडियन हाई कोर्ट, हाई कोर्ट मतलब अब उच्च न्यायालय खोले जाएंगे। उच्च न्यायालय का मतलब होता है स्टेट के अंदर एक एक क्या हो, हाई कोर्ट। तो इस एक्ट के अंदर हमारे देश में जहां पर जनसंख्या सबसे ज्यादा थी ना, वहां पर जैसे बंबई, कलकत्ता और मद्रास में एक एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई। तो अगर कभी पूछ ले कि हाई कोर्ट भारत में किसके समय पे बने हैं, तो पहले वायसराय, पहला वायसराय कौन है, कैनिंग। कैनिंग के समय पे 1856 के तहत भारत में एक इंडियन हाई कोर्ट एक्ट बनाया गया और उसके तहत भारत में कितने कोर्ट बने, 3। कहाँ कहाँ पे, बंबई, मद्रास और कलकत्ता। ठीक है भाई, यहां तक कोई डाउट। कैनिंग ने लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किए गए व्यापकगत सिद्धांत, हड़प नीति, याद आ रहा है, हड़प नीति। हड़प नीति को शुरू किसने किया था, डलहौजी ने। हड़प नीति को खत्म किसने किया, कैनिंग ने। ऐसे ही तो पेपर में क्वेश्चन बनने हैं, पूछ लेगा हड़प नीति को समाप्त करने वाला कौन सा वायसराय या कौन सा गवर्नर जनरल था। ऐसे क्वेश्चन में बच्चा सबसे ज्यादा फंसता है। सीधी सीधी बात तो आप बता दोगे कि जैसे कि नील क्रांति हुई, ये तो नॉर्मल बातें, ये तो कहानी से याद हो जाएंगी, दिक्कत आती है इनमें। तो कैनिंग याद रखना, कैनिंग ने इसकी जो डलहौजी की नीति थी उसको, सिद्धांत को बंद कर दिया, समाप्त कर दिया। लिखा भी है देखो, हड़प नीति को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड का महान अर्थशास्त्री जॉन विल्सन इसी के समय में 1859 में भारत आया था। किसके समय पे आया था, लॉर्ड कैनिंग के समय पे। दोबारा से पढ़ो इस बात को, इंग्लैंड का महान अर्थशास्त्री यानी कि बहुत माइंडेड पर्सन, जो पैसे से संबंधी काम करता है। अर्थशास्त्री का मतलब है जो पैसे से रिलेटेड काम करने में बहुत माहिर हो, तो वो अर्थशास्त्री जिसका नाम क्या है, जॉन विल्सन, इसी के समय पे भारत आया था 1859 में। लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन विल्सन के परामर्श पर, उसकी सलाह पर, अब वो पता है क्या बताने आ रहा है यहाँ पे, वो बता रहा है और पैसा कैसे निकल सकता भारत के लोगों से, भारत के लोगों को और कैसे ठगा जा सकता है। तो नई नई तरकीब ला रहे हैं, हड़प नीति लगा दी, बहुत सारी प्रॉपर्टी तो वैसे ही छीन ली, ठीक है, कुछ कब्जे कर लिए, बहुत सारी नीतियां थी, कहीं से टैक्स बढ़ा दिया। अब यहां देखो क्या नई नीति लाए हैं, परामर्श पर 500 रुपए से अधिक आय पर, जिसकी 500 रुपए से ज्यादा क्या है इनकम, उस व्यक्ति को टैक्स देना पड़ेगा। आयकर लगा दिया, टैक्स लगा दिया उसके ऊपर। और आयात पर 10% तथा निर्यात पर 4% टैक्स निश्चित कर दिया, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी और आपकी आय पर भी। पहली बात तो भारतीयों की विचारों की कभी सैलरी नहीं बढ़ के दे रही थी। पहले तो हम किस में थे, कैसी पोस्ट पे थे, नीच पोस्ट पे थे। फिर ये कोई माशा है, उन्होंने क्या किया, ये गोरे काले की नीति को छोड़कर योग्यता को आधार बना लिया अच्छे अच्छे पदों का। जब हम पढ़ लिख कर अच्छे पदों पे जाने लगे तो हमारी सैलरी तो अच्छे पदों वाली होगी। अब इनको वो भी खटक रही है, इनको ये दिख रहा है कि ज्यादा पैसा आ रहा है, उसमें से कटनी कर लो, छटनी करो उसमें से। अच्छा, ये जो टैक्स है, ये टैक्स केवल भारतीयों को देना है। जो इंग्लैंड के अधिकारी हैं, बेशक उनकी 500 छोड़ो 5000 भी सैलरी, उनको नहीं देना है। टैक्स कौन दोगे, आप दोगे। समझ में आया, नहीं आया, एकदम मजे में, कोई प्रॉब्लम, थक तो नहीं गए हो। टाइम बताओ कितना हुआ है। हाँ, तो चैप्टर थोड़ा ज़्यादा बढ़ाएंगे क्योंकि मैंने आपको जो 10-12 क्लास का टारगेट लिया, इसीलिए मैं ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ। ये टॉपिक आज याद हो जाएगा आराम से। क्लास के बाद मैं टाइम 15-20 मिनट का जो देता हूँ उसमें याद कर लेना। लॉर्ड मेयो, एक और व्यक्ति है लॉर्ड मेयो, 69 से 72। देखो ये जरूरी नहीं है तुम्हें याद ही रह जाए, मुझे पता है सबको याद नहीं रहता, लेकिन तुम्हें एक तरीका बताऊं जरूरत इनकी क्यों पड़ती है। जैसे 28 से 35 के बीच, अभी हमने वो पढ़ा राजा राम मोहन राय वाला पॉइंट, तो उसमें जो गवर्नर जनरल था 1828 से 1835 के बीच था। अगर वो डेट तुम्हें याद रही तो उसके 10 काम याद आ जाएंगे तुम्हें। और डेट याद कैसे रहेगी, डेली का एक पढ़ो। जैसे आज के पूरे दिन में मान लो तुम्हें ये पढ़ने के लिए बोलूं, बस लॉर्ड मेयो पढ़ो, तो क्या ये याद नहीं होगा। टोटल मैं 20 पढ़ाऊंगा तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा, 20 दिन में सारे याद, एक दिन में एक पढ़ लो, ठीक है। जो ज़्यादा बड़ा टॉपिक लग रहा है उसे 2 दिन में एक पढ़ लो। तो लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड ये है भाई, 1872 में ही इसने एक कृषि विभाग की भी स्थापना की थी। हमारे भारत के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है, लॉर्ड मेयो। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया गया मेयो के द्वारा, ठीक है। भारत में प्रथम बार जनगणना, पहली बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
प्रथम बार जनगणना 1872 में अंग्रेजों द्वारा लॉर्ड मेयो के काल में ही शुरू हुई थी। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि ये अपूर्ण रही, यानी इनकम्प्लीट जनगणना थी। लेकिन अगर क्वेश्चन आए भारत में सबसे पहले कब हुई, तो 1872 में। किसके समय पे हुई, तो मेयो के समय पे। तो अब ये लेकिन पूर्ण नहीं है, पूर्ण मतलब कंप्लीट नहीं है, सक्सेस नहीं रही है, ठीक है, सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है। 1872 में एक अफगान ने चाकू मारकर अंडमान में इसकी हत्या कर दी। एक अफगानी था, चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। बाकी ये क्वेश्चन ना पूछने वाला है, ये क्वेश्चन पेपर का नहीं होता कि मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके दफ्तर में ही कर दी गई थी। तो ये बात तो पूछने लायक नहीं, लेकिन ये जरूरी है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना की किसने, मेयो ने। दूसरा, पहली बार जनगणना 1872 में किसके समय पे हुई, मेयो के समय पे। कैसी जनगणना, सक्सेसफुल रही, नहीं रही। चलो आगे आ जाओ। लॉर्ड रिपन 1882 में लॉर्ड रिपन ने भारतीय प्रेस पर से लगे सभी, नहीं ये ले लो आप चाबी, हाँ भाई। अब एक चीज और समझानी है आपको, यहाँ पे एक नया शब्द आ गया आपके लिए, वर्नाकुलर। क्या आ गया, वर्नाकुलर। बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में बताऊंगा, जैसे हड़प नीति समझाई थी ऐसे ये भी सिंपल हो जाएगा। लॉर्ड रिपन ने भारतीय प्रेस पर से लगे सभी प्रतिबंधों को हटाने के उद्देश्य से वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर साबित कर दिया था कि वह भारत आए अन्य सभी वायसरायों में सर्वाधिक उदार था। उदार मतलब दयालु किस्म का व्यक्ति था, ठीक है। पहले इस बात को समझो, वर्नाकुलर क्या था। भारत के अंदर दो तरह की मीडिया काम कर रही थी, भारत के अंदर दो तरह की प्रेस थी, एक हमारी इंडियन प्रेस और एक ब्रिटिश प्रेस। ब्रिटिश प्रेस के पास सारे अधिकार थे, लेकिन इंडियन प्रेस को बहुत सीमित से अधिकार दे रखे थे। जो वो मुक्तिदाता बता रखा है मैंने, वो मुक्तिदाता के समय पे भी फिर भी बाउंडेशंस कुछ हद तक बची हुई थी, जो किसी खत्म कर दी, इसने इस व्यक्ति ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था एक, इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अधीन केवल अंग्रेजी प्रेस को बहुत, मतलब वो तो स्वतंत्र थी, 100 अगर अधिकार होते तो 100 के 100 राइट किसके पास है, इन जो ब्रिटिश प्रेस है। लेकिन भारतीयों के पास कुछ लिमिटेड ही क्या थे, अधिकार, और उनमें से भी कुछ पे प्रतिबंध लगा दिया था, जब जाके उस महान व्यक्ति ने क्या किया था, उसको हटाया था। तो इस व्यक्ति ने क्या खत्म किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। वर्नाकुलर का मतलब है अंग्रेजी प्रेस के पावर ज्यादा अधिकार, भारतीय प्रेस के पास कम अधिकार। अब इसने इक्वल कर दिया कि प्रेस तो प्रेस है, सबके पास बराबर अधिकार। तो बराबर अधिकार किसके खत्म होने से मिले हैं, वर्नाकुलर एक्ट के। क्लियर है मेरी बात। अब भारत में लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करवाई। स्थानीय स्वशासन का मतलब है जो जिस क्षेत्र का व्यक्ति है वो उस क्षेत्र का शासन चला सकता है। भारत के अंदर सरपंची, भारत के अंदर प्रधानी, इस तरह की चीजों को आप स्वशासन में काउंट कर सकते हो। जैसे कि पहले हर चीज पे अधिकार किसका है, अंग्रेजों का, लेकिन अब ये धीरे धीरे, ये मतलब हमारे भारत के थोड़ा सा फेवर में कह सकते हो, बाकी लोगों के मुकाबले बहुत अच्छा था। इसने भारत के बारे में कुछ चीजें अच्छी की है, उदार कहलाया, दयालु किस्म का कहलाया। तो जैसे कि मान लो तुम्हारा एक अपना गांव है, तो तुम्हारे गांव के अंदर तुम अपनी खुद की बातें मान सकते हो। तुम्हारा कोई बड़ा बुजुर्ग जो है वो तुम्हारा क्या बन सकता है, सीनियर, मतलब वो तुम्हारा एक तरह से पावर बन सकता है, वो तुम्हारे फैसले ले सकता है। इसी को क्या कहते हैं, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय का मतलब है किसी स्थान का, और स्व का मतलब खुद का, शासन का मतलब रूल, यानी किसी भी स्थान पर खुद का स्वयं का रूल, ना कि अंग्रेजों का रूल। क्लियर। तो स्वशासन, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भी किसने की, रिपन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने खत्म किया, रिपन ने। समझ आ रहा है या पूछना कुछ। रिपन ने सिविल सेवा में, जो हमारा यूपीएससी है, ठीक है। अच्छा, यूपीएससी जो कि आप कहते हो, पहले इसका नाम यूपीएससी नहीं था, पहले इसका नाम था आईसीएस। क्या नाम था, यानी इंडियन सिविल सर्विसेज नाम था इसका। बाद में ये यूपीएससी डिपार्टमेंट बन गया, ठीक है, बाद में बना। पहले इसका नाम था केवल आईसीएस, इंडियन, हाँ जी बैठो, बैठ जाओ। पहले क्या नाम था इसका, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो हमारे भारत के अंदर जो सिविल सेवा थी वो किस नाम से जानी गई है, इंडियन सिविल सेवा के नाम से। में प्रवेश आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करते हुए इसी ने सन 1881 में
सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई? अभी मैंने आपको 2 बात बताई थी, मेयो बताया था इससे पहले मैंने, याद है? सबसे पहली जनगणना किसने कराई? मेयो ने। लेकिन क्या रही, कंप्लीट या इनकम्प्लीट? और कंप्लीट में नाम आएगा रिपन का। रिपन ने कब कराई? 1881 में, 1881 में। उसने कब कराई थी? 1872 में, 1872 में। क्लियर है? तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर रेगुलर जनगणना किसकी देन है? तो रिपन की। उस दिन के बाद से भारत के अंदर हर 10 वर्ष में क्या होने लगी? जनगणना। ये किसकी देन है हमारे भारत को? रिपन की। तो इसकी पूर्ण जनगणना हुई है, उसकी अपूर्ण हुई थी। मेयो की कैसी हुई? अपूर्ण। और इसकी कैसी हुई? पूर्ण। याद हो गया अब ये बात? तब से लेकर अब तक 10 वर्ष के अंतराल पर हमारे देश में क्या होती है? जनगणना। भारत में प्रथम बार जनगणना 1872, ये तो वही बात मैंने रिपीट कर दी। अच्छा, रिपन के शासनकाल को स्वर्ण युग का आरंभ कहा गया है। मतलब रिपन के काल को आप कह सकते हो गोल्डन पीरियड भारतीय लोगों के लिए। भाई भारत के लोगों के बारे में कुछ तो सोचा है, अब तक तो कोई सोच ही नहीं रहा था। तो ये था लॉर्ड रिपन। थोड़ी सी बातें और, तो काफी पढ़ा दिया ना, ठीक। अभी आगे बढ़ो। लॉर्ड होर्डिंग सेकंड, लॉर्ड होर्डिंग सेकंड, इससे बाहर मत निकलो, इसमें रहोगे तो इस सब याद हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। अब इसकी भी कुछ बातें काम की। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। ब्रिटेन का कौन राजा है? जॉर्ज पंचम। किस समय? 1910। अब मैं तुम्हें 1910 के आसपास ले आया हूं, कुछ दिनों में हम 1920, 21, 22 पे पहुंच जाएंगे, भारत आजाद होने के टाइम की बातें आ जाएंगी। तो राजा जॉर्ज पंचम भारत आए 12 दिसंबर 1911 को। कब आए? ये एग्जाम में ना पूछने वाली डेट है, एग्जाम के लिए इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये याद होना चाहिए कि लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के टाइम पे भारत में ब्रिटिश राजा आया था जिसका क्या नाम था? जॉर्ज पंचम। ब्रिटेन के राजा के स्वागत में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। भाई ब्रिटेन का राजा आ रहा है तो बहुत बड़ा क्या बनाया जा रहा है? दरबार। हमारी दिल्ली के अंदर एक दरबार बनाया गया, बहुत सजाया गया। दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। बंगाल का विभाजन किया जा चुका था। बंगाल का जो विभाजन किया गया था, आज की क्लास मैंने आपकी शुरू की थी यहां से, नहीं इसके बारे में बताया था ना मैंने कि सती प्रथा से रिलेटेड। तो बंगाल विभाजन का नाम जब भी आए तो इनके बारे में बताया जाता है। अच्छा, बंगाल को 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 2। बंगाल का एक भाग कहा गया था पूर्वी बंगाल और एक बनाया गया था पश्चिमी बंगाल। अगर कभी ब्लैक डे पूछ लेना आपसे, ब्लैक डे, तो ब्लैक डे भी बंगाल के विभाजन से ही रिलेटेड है। हम यहां थे ना अभी। बंगाल विभाजन की जो बात कर रहा, पहले उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर कर दूं आपको। भारत के अंदर बंगाल का विभाजन किया गया 2 पार्ट में। एक पार्ट का नाम क्या रखा गया? पूर्वी यानी ईस्ट बंगाल। एक का नाम रखा गया वेस्ट बंगाल। जब बंगाल का विभाजन किया जा रहा था तो बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे भारत की जनता बड़ी ही नाखुश थी उस चीज से। भाई हमारे देश के टुकड़े हो रहे हैं तो कैसे खुश हो जाओगे आप? ठीक है, तो उस दिन इस बंगाल विभाजन की वजह से बंगाल, पूरे बंगाल के अंदर शोक दिवस मनाया गया जिसे हम ब्लैक डे के नाम से जानते हैं। किस दिन के नाम से? ब्लैक डे के, यानी शोक दिवस। शोक मनाया लोगों ने, लोग बड़े दुखी हुए थे उस दिन, कोई भी खुश नहीं था इस विभाजन से। क्लियर? तो उसी के बारे में बात कर रहा है। देखो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम, जो ब्रिटिश से आया, ब्रिटिश का राजा है, उसने घोषणा की विभाजन को रद्द करने की कि भाई मत बांटो बंगाल को 2 भाग में, ऐसा मत करो अगर ये लोग ना खुश हैं तो। ठीक है, रद्द किया, घोषणा की। दिल्ली दरबार में ही राजा जॉर्ज पंचम ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। अब दरबार कहां लगा है? सजाया कहां गया है? अब राजा को दिल्ली एक ऐसा सेंटर पॉइंट लगा कि जहां बैठकर पूरा भारत कंट्रोल किया जा सकता है। तो राजा ने घोषणा की कि आपने कैपिटल बना रखा समुद्र किनारे वहां कलकत्ता में, उस कैपिटल को लाकर कहां पे स्थानांतरित, कहां पे ट्रांसफर करो? दिल्ली में। तो दिल्ली को राजधानी बनाओ, कलकत्ता को मत बनाओ। ये किसका आदेश था? राजा जॉर्ज पंचम का। ठीक है, कब आदेश हुआ ये? 1911 में। अब आगे बढ़ो। दिल्ली भारत की राजधानी बनी कब? 1912 में।
भाई वो एक घोषणा कर गया, अनाउंसमेंट कर गया, अब राजा की बात तो माननी पड़ेगी ब्रिटिश सरकार को। तो 1912 में हमारे देश की राजधानी कौन बन गई? दिल्ली। ओके भाई, यहाँ तक। तो आज की क्लास आपको मेरे हिसाब से पूरी समझ आ गई है। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना है। अभी ये पूरी PDF अभी भेज रहा हूँ, इस PDF को आप करेंगे 12 बजे के बाद, ठीक है। अभी आप पढ़ेंगे गणित।